स्टार्ट करते हैं 7th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर से। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि हमारी अर्थ के आसपास एक पूरा ब्लैंकेट काइंड ऑफ है, जिसको किसका ब्लैंकेट है, वो एयर का ब्लैंकेट है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, हमारी अर्थ के आसपास पूरा ढका हुआ है किससे, एयर के ब्लैंकेट से, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पे अपने सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि सबको एयर चाहिए, सबको एयर में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो चाहिए, इसलिए सारे लिविंग बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एयर पे डिपेंडेंट है। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ। तो हमें क्या मिलता है, हमें वो एयर जिसके थ्रू हम ब्रीथ करते हैं वो एयर मिलती है। एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। दूसरा फंक्शन जो ये प्ले करता है वो है कि ये हमारी हार्मफुल इफेक्ट्स जो सन से आती है, ठीक है, सन से कई सारी हार्मफुल रेडिएशन आती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. देखो, जो दिन में गर्मी आती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम उससे जल सकते हैं, और रात को इतना ठंडा हो सकता है कि हम पूरा जम सकते हैं। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ये हमें दोनों चीज़ों से बचाता है। कैसे? वो दिन में हीट ऑफ द सन इससे बचाता है, और रात को हमें जमने से बचाता है। मतलब ये टेम्परेचर को एक कांस्टेंट बना के रखता है, ताकि ज़्यादा ना बढ़े और ना ही बहुत ज़्यादा कम हो। So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. तो ये जो एयर का ब्लैंकेट है, या जितनी भी ये एयर है, इसी की वजह से we are able to survive. अब स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। डू यू नो दैट एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। कि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जिस एयर के थ्रू हम ब्रीथ करते हैं, जिसको हम अंदर लेके ब्रीथ करते हैं, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं मिक्स्ड। ठीक है, एक अकेले ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सारी अलग अलग गैसेस हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर मैं दो इंपॉर्टेंट गैसेस की बात करूं जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो कौन सी दो होंगी, वो होंगी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नाइट्रोजन पूरा ये दिखा रखा है और ऑक्सीजन ये पूरा दिखा रखा है। यानी कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये नाइट्रोजन का और ये पूरा पार्ट आपका ऑक्सीजन का। तो ये दिखा रहा है कि मोस्ट ऑफ द गैसेस जिससे एटमॉस्फेयर बना है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, वो नाइट्रोजन है और वो आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन्स आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। यानी कि ये जो हैं ये लेस क्वांटिटी में मिलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन, ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं, बट इनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम क्वांटिटी में होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। मतलब इसके अलावा क्या होता है, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स ये भी प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर। ठीक है, द पाई चार्ट गिव यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। ये जो पाई चार्ट है, इसे पाई चार्ट बोलते हैं। जब ये इस तरह से कोई चीज़ अमाउंट शो करता है पाई की फॉर्म में, तो इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। और ये आपको परसेंटेज बता रहा है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर की, मतलब कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें एयर में प्रेजेंट हैं। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। अब वो क्या कह रहा है कि जो आपका नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल, ये आप देख भी रहे हैं, दैट इज़ अराउंड 78%, ये पूरा दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। जब हम ब्रीथ करते हैं हम थोड़ा अमाउंट में नाइट्रोजन को भी इनहेल करते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। नाउ बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। हमने तो उसको एक्सहेल कर दिया, ठीक है, हमने उसको यूज़ नहीं किया, पर जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सके। उनको नाइट्रोजन की अपने लिए इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि उनके बहुत सारे मिनरल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो सब इनकी हेल्प से पड़ता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है साइंस में कि कैसे होता है, तो किस तरह वो यूज़ करते हैं। इसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं, डू यू नो को, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ नई चीज़ें पता चलती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, वो क्या करती है, वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, देखो, जब आपने देखा होगा कहीं कहीं पे प्लांट्स ग्रो करते हैं ग्रीन कलर के कांच के ग्लास में। मतलब क्या करते हैं, पूरा कांच का ग्लास होता है, ग्लास का हाउस होता है, और वहाँ पे आपके प्लांट्स को ग्रो करते हैं। अब वहाँ पे होता क्या है कि हीट जो होती है, यानी कि जो भी
की गर्मी है वो अंदर आती तो है, ठीक है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती। तो जहाँ पे ठंड है, जहाँ पे टेम्परेचर इतना नहीं है लेकिन आपको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ग्रो करना है, ठीक है, तो वहाँ पे ये टेक्निक बहुत यूज़ होती है। लेकिन ये चीज़ हमारी अर्थ में भी होने लग गई है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी अर्थ में होने लगा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। देखो ये एक फंक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो गर्मी जो आती है सन से उसको ट्रैप कर लेती है, इसलिए हम उसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। लेकिन इसने क्या बोला, अगर ये नहीं हो तो हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी होगी या बहुत ज़्यादा, अगर नॉर्मली वे में लेगा तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर ये ग्रीन हाउस गैस ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, तो अर्थ में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. देखो एक नॉर्मल फिनोमिना है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ठीक है हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, किस फैक्टर से, फैक्ट्री स्मोक्स की वजह से, कार फ्यूम्स की वजह से, हीट वगैरह की वजह से, तो क्या होगा, इट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। फाइनली एक प्रॉब्लम हो जाएगी जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, जो कि हो भी रहा है कि जहाँ जहाँ पे बर्फ़ है वहाँ पे पिघल रही है और टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जब टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं और उसकी वजह से स्नो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेस। एक और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि सी लेवल बढ़ रहा है कई जगह पे। सी लेवल बढ़ने से क्या होगा, जिसकी वजह से फ्लड्स आएंगी, ठीक है। कोस्टल एरियाज़ के पास हमेशा डर रहेगा कि फ्लड्स आ सकती हैं क्योंकि सी लेवल यानी पानी का लेवल बढ़ रहा है। There may be drastic changes in the climate of place leading to extinction of some plants and animal in the long run. ये भी हो सकता है कि कुछ एनिमल्स का एक्सटेंशन हो जाए, यानी वो परमानेंटली अर्थ से ख़त्म हो जाए। ये एक और नेगेटिव इम्पैक्ट है किसका, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, जो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए। इसलिए आपको कहा जाता है कि आपको पोल्यूशन कम फैलाना चाहिए ताकि हमारी जो अर्थ है वो इतनी हीट जो हो रही है वो होना बंद कर दे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे लिखा भी है, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंजेस इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज़ इट। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। यानी कि समझ लीजिए हवा में कोई नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको ये ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जिसको प्लांट यूज़ कर सके, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें वो तो हो गया, ऑक्सीजन सबसे सेकेंड अमाउंट में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। ह्यूमन्स एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। जो ह्यूमन्स होते हैं और एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं जब वो सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये हम सबको पता है, हमने आज तक पढ़ा है कि जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन गैस। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। अगर हम डेली यूज़ भी कर रहे हैं ऑक्सीजन को तो डेली प्लांट्स प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका बैलेंस बना हुआ है, आपका बैलेंस ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए इसने बोला है कि हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। अब प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है। तो जब आप ट्रीज़ कट करते हो, व्हेन यू कट ट्रीज़, ठीक है, हम जब ट्रीज़ कट करते हैं तो क्या होता है, बैलेंस ख़राब होना शुरू हो जाता है। जो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का बैलेंस है, क्योंकि हम तो उतनी ही ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे। इनफैक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम तो ज़्यादा की ज़्यादा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे और हमें उतनी ही ऑक्सीजन ज़रूरत होगी। लेकिन प्लांट्स का क्या होगा, प्लांट्स आप कट कर रहे हो तो उतनी ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी नेचर में, जिसकी वजह से ये बैलेंस ख़राब हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यूज़फुल नहीं है। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं अगर वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो किसको यूज़ कर रहे हैं, दे आर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अपना फूड बनाने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। ह्यूमन्स और एनिमल रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं।
द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। देखो मेन चीज़ यही है कि बैलेंस बना रहे, हम जितनी एक्सेल कर रहे हैं उतना ही प्लांट उसको ले लें और प्लांट उतना ही ऑक्सीजन बना दें, तो ये परफेक्ट बैलेंस बना रहेगा। लेकिन ये हो क्या रहा है, एक्चुअली ये बैलेंस बना हुआ नहीं है, ये ख़राब हो रहा है। इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब फैक्टर्स हैं, सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। डेली बर्निंग हो रही है फ्यूल्स की, ठीक है, सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, इनको खूब बर्न किया जा रहा है, धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। तो ये क्या करते हैं, हर साल इतना बिलियन ऑफ टन्स में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाता है एटमॉस्फेयर में। एज अ रिजल्ट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इसकी वजह से अर्थ का जो वेदर और क्लाइमेट है ये बहुत अफेक्ट हो रहा है, यानी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ये ख़राब हो रहा है। ठीक है, नाउ इसके ऊपर ये एक आर्टिकल टाइप दे रखा है आपका। इससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे डू यू नो में है, व्हेन एयर इज़ हीटेड इट एक्सपेंड्स बिकम लाइटर एंड गोज अप। ये तो होता ही है कि जब भी हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है। कोल्ड एयर इज़ डेंसर एंड हैवी, जो ठंडी हवा होती है वो नीचे रहती है और क्या कहते हैं वो डेंस होती है और हैवी होती है। दैट इज़ वाई टेंड्स टू सिंक डाउन, इसलिए वो नीचे रहती है। व्हेन हॉट एयर राइजेज कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेज देयर टू फिल इन द गैप, दैट इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस। ये बहुत ईजी है, ये आपको बाद तक पढ़ना है, बड़ी क्लासेस तक पढ़ना है। इसने क्या बोला कि जब हॉट एयर गर्म एयर राइज करती है तो ठीक है, अब उसकी जगह खाली हो गई तो आसपास से जो ठंडी एयर है वो आके उसकी जगह ले लेती है। ठीक है, दैट इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस। इसी तरह से एयर का मूवमेंट होता है। अब ये एक आर्टिकल आपको मतलब अलग अलग पेपर कटिंग दे रखी है जिसमें दिखाया गया है कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, CO2 बढ़ने का। जैसे कि हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं, टॉप साइंटिस्ट ऑफर वेज आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। साइंटिस्ट ने तरीके ढूंढे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग को हम इसके बाहर निकल सकें। वार्मिंग अनस्टॉपेबल, ये दिखाया है कि इतना एरिया गर्म हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो इसने यही बोला कि इस ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस इशू इन टूडेज वर्ल्ड। येस इट इज़, बिकॉज जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को फ़र्क पड़ेगा। इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, कुछ लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये एक आध साल में नहीं होने वाली चीज़ें हैं, बट ये आगे के कुछ सालों में आके बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, तो तब ये बहुत हार्मफुल रहेंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। नाउ लेट्स सी कौन सी 5 लेयर्स। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये चीज़ ना आपको याद रखनी ही है, इसको ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी 7th में पढ़ना है, क्योंकि ये आगे आपका बहुत जगह पे आएगा। तो अभी हम सबसे पहले लेके चलते हैं ट्रोपोस्फेयर को। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है। नाउ ट्रोपोस्फेयर, दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर इसको बोल दिया है कि ये एटमॉस्फेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। यहाँ पे आप देखो ट्रोपोस्फेयर आपको दिखेगा, ये पर्टिकुलर पोर्शन में इसको रेड मार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये जो है ये ट्रोपोस्फेयर है। अब इसने क्या बोला, इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। मतलब अगर आप इसको लेके चलो तो 13 किलोमीटर तक ये पूरा ट्रोपोस्फेयर फैला होता है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट देयर। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो सांस मतलब जिसके थ्रू जिस एयर को हम ब्रीथ करते हैं वो यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट बोला है। और जितने भी वेदर फिनोमिनाज हैं जैसे कि रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म यानी कि बारिश होना, ओले आना, जो भी सब कुछ है वो इस लेयर में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसने यहाँ पे इसको बहुत इंपॉर्टेंट लेयर बोला है, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ह्यूमन या फिर लिविंग थिंग्स के लिए हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, देन लेट्स मूव टू स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखो, आप यहाँ पे देखो, ये जो पोर्शन दिखाया हुआ है दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर आपका ये पोर्शन था। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आपका ये पोर्शन है, और इसने इसको बता दिया कि ये एवरेज 13 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। ये तो हमें पता चल गया कि स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर होता है। इट्स एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। कहाँ तक होता है ये, 50 किलोमीटर की हाइट तक होता है। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना।
सो दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। ये वाली लेयर में ना आपका जो क्लाउड है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वेदर से रिलेटेड वो सब नहीं होती, इट्स नॉट एसोसिएटेड विद वेदर दैट मच। ये उसके ऊपर है ट्रोपोस्फियर की, और वो वाली एक्टिविटी मोस्टली ट्रोपोस्फियर में होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये वाली क्योंकि इसमें इतनी कुछ चीज़ें नहीं होती तो बहुत ही आइडियल है ये फ्लाइंग एरोप्लेन्स, यानी कि जहाँ पे एरोप्लेन उड़ते हैं वो इस लेयर में उड़ते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी लेयर है इस पर्पज़ से। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसमें क्या होती है, एक लेयर होती है ओजोन गैस की। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ओजोन, ये इसने इसको बोला है कि यहाँ पे ओजोन की एक लेयर होती है, ठीक है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। हमने जस्ट अभी पढ़ा कि जो ये ओजोन होती है ये किस तरह से प्रोटेक्ट करती है हमारे पूरे उसको, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर और हमारे इन्वायरमेंट को आसपास। और हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये ओजोन लेयर हमें सन रेज से बचाती है, जो भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ना सन रेज के, उनसे बचाती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेसोस्फेयर। दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब आप ध्यान से देखो, थर्ड लेयर क्यों, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आई, फिर मेसोस्फेयर आई, तो ये थर्ड लेयर होती है जो एटमॉस्फेयर में आती है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब ये स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर होती है। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये कहाँ तक होती है, 80 किलोमीटर की हाइट तक होती है। मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जब आपने देखा होगा कई बार कि मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, जो ऊपर से कुछ आते हैं, यानी अंतरिक्ष के टुकड़े जिनको बोलते हैं अलग अलग चीज़ों के, वो इस लेयर में आते हैं और बर्न हो जाते हैं उसी टाइम पे, अंदर तक आने का मौका नहीं मिलता उनको। तो वो किस लेयर में होता है, ये होता है आपका मेसोस्फेयर में, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओजोन हमने पढ़ लिया, मेसोस्फेयर हमने पढ़ लिया। नाउ ये वाला हो गया। नाउ थर्मोस्फेयर पे आते हैं। थर्मोस्फेयर आप देखिए, ये वाली लेयर को इसने बोला है थर्मोस्फेयर, ठीक है। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, यानी आप ऊपर जाते जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आयनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, और ये जो आप सबसे ऊपर देख रहे हो यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे आयनोस्फेयर होता है जो इसका पार्ट है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। यहाँ पे अगर आपको देखना है कि ये किस वे में बोल रहा है कि 80 to 100, तो ये ना ये किलोमीटर्स दे रखे हैं आपके, हाइट इन किलोमीटर, तो ये 80 to 100 के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद बोला है दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, यानी कि इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, रेडियो ट्रांसमिशन। जो भी आपके रेडियो वेव्स आती हैं जो अर्थ पे रिफ्लेक्ट होती हैं वो सब इस लेयर में होती हैं। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होके वापस इसी लेयर में आ जाती हैं। लेकिन ये कौन सा काम, देखो हर किसी का फंक्शन अपना अपना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे है तो ये ज़्यादा यूज़फुल है। कुछ पर्टिकुलर जैसे ट्रोपोस्फेयर है वो हमारी ब्रीथिंग वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे उसको इम्पॉर्टेंट बोला है, लेकिन सबका अपना अपना फंक्शन है। जैसे ये एरोप्लेन के लिए है, यहाँ पे मेटेरॉइड्स बर्निंग होती है, यहाँ पे ये रेडियो वेव्स का काम है, तो हर किसी का अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एग्जॉस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एग्जॉस्फेयर। यहाँ पे देखिए ये जो ये वाली लेयर बताई है इसको एग्जॉस्फेयर बताया है। इसने बोला कि जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्फेयर बोलते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एग्जॉस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, मतलब इसमें जो हवा होती है ना बहुत ही पतली होती है, बहुत ही हल्की होती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर, यानी कि यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैस होती हैं। इन दोनों गैसेस की क्या क्वालिटी है कि बहुत हल्की होती हैं, इसलिए फटाफट ऊपर चली जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो हीलियम का बलून होता है जो ऊपर चला जाता है वो क्यों ऊपर जाता है, बिकॉज वो लाइट है, और अगर लाइट गैसेज होती हैं तो वो नीचे नहीं रुकती है, वो ऊपर चली जाती हैं। तो इसलिए इसने बोला कि ये क्या है आपका पूरा का पूरा, उसने अलग अलग पार्ट को बता दिया कि ट्रोपोस्फेयर का क्या फंक्शन है, स्ट्रेटोस्फेयर का क्या फंक्शन है, मेसोस्फेयर का क्या फंक्शन है, थर्मोस्फेयर एंड एग्जॉस्फेयर का, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे वेदर एंड क्लाइमेट पे, बट इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए और ये आपको आगे भी बहुत काम आएगा, ठीक है। नाउ वेदर एंड क्लाइमेट, इज इट गोइंग टू रेन टुडे, will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of one day match? देखो इसने ये बोला कि कई बार क्या होता है, क्रिकेट का मैच होने वाला होता है और आपको क्या होता है, बारिश होने वाली होती है, तो लोग या फिर हो सकती है, तो लोग बोलते हैं क्या ये बारिश होगी, क्योंकि अगर बारिश होती है तो क्रिकेट मैच उसमें नहीं खेलते, ठीक है। तो इसने बोला कि आपने कितने लोगों को देखा होगा कि वो ऐसे बात कर रहे हैं कि बारिश होगी नहीं होगी, मौसम कैसा रहेगा।
इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स। इसने क्या बोला, अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी क्या है, रेडियो है, और हमारा माइंड स्पीकर है, तो वेदर है जो क्या करेगा, कंट्रोल नॉब करता है, ठीक है, मतलब वो कंट्रोल करता है कुछ चीज़ों को। वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या बात बोली है, कि जो वेदर है वो आर टू आर, घंटे तो घंटे चेंज भी होता है, या डे टू डे की कंडीशन होती है किसकी, एटमॉस्फेयर की। देखो, एक होता है क्लाइमेट पे मैं बाद में आऊँगी, वो बहुत लंबे टाइम पे रहता है। जैसे मैं बोलूँ दिल्ली का क्लाइमेट, जैसे मैं इंडिया का क्लाइमेट, तो हम इसको बहुत ठंडा नहीं बोलते। दिल्ली में हमें पता है गर्मी रहती है, सर्दियों में ठंडा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता है कि यहाँ कभी बर्फ़ नहीं गिरेगी या कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेम वे जैसे कि साउथ में चले जाएं, वहाँ बर्फ़ नहीं गिर सकती, तो वो क्लाइमेट एक फिक्स है क्योंकि कोस्टल एरियाज़ के पास हैं। तो ये इसने बोला कि वेदर क्या है, आर टू आर डे है। जैसे कि आज का टेम्परेचर क्या है, आज बारिश होगी नहीं होगी, वो सब आता है वेदर में। लेकिन जब मैं लॉन्ग टर्म पे बात करती हूँ तो वो सब आता है क्लाइमेट पे। दोबारा पढ़ लेते हैं। वेदर इज़ दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में टेक वन मेक वन इरिटेबल, सॉरी, अगर गर्मी है, बहुत ही पसीने आ रहे हैं, तो किसी को भी इरिटेशन हो सकती है। अब प्लीजेंट मौसम है, ब्रीजी वेदर है, तो उससे क्या होता है, लोग खुश हो जाते हैं, प्लान बना लेते हैं कि चलो आज घूमने चलते हैं। तो ये इसलिए उसने कंट्रोल नॉब्स बोला कि हमारा जो फिडल है, जो बेसिकली वेदर है, वो काफ़ी कंट्रोल कर लेता है हमारी कई चीज़ों को, मूड को भी इंक्लूडिंग। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, यानी कि वेदर दिन से दिन में बहुत चेंज हो सकता है। इनफैक्ट मैं दिन से दिन भी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी घंटे टू घंटे। कई बार क्या होता है, बहुत तेज़ धूप निकल रही है और एकदम से, मतलब 5 मिनट के अंदर ही एकदम से वो धूप चली जाती है और बारिश आने लग जाती है। ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। तो वेदर क्या होता है, बहुत जल्दी चेंज होता है। लेकिन जो एक किसी जगह की एवरेज वेदर कंडीशन होती है, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। यानी कि कोई ऐसी कंडीशन जो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। लाइक डेली का अगर मैं एवरेज, अब ऐसा तो नहीं होगा ना दिल्ली में, या फिर मैं दिल्ली की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई स्टे हेयर, बट अगर नॉर्मली एक बात करूँ कि ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं बताती हूँ, आज यहाँ पे समझ लीजिए 23 डिग्री सेल्सियस है या 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तो नहीं है कि कल यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंडा हो जाएगा या माइनस में चला जाएगा, नहीं। इसका जो एवरेज वेदर रहेगा वो आसपास ही रहेगा, कभी ठंडा कभी गर्म। तो जब लॉन्ग टाइम पे हम लगा के देखते हैं कि एवरेज वेदर कंडीशन क्या रही है पूरे टाइम, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेली की जो ये वेदर फॉरकास्ट वगैरह होते हैं, इन सबको लेते हैं। तो वेदर और क्लाइमेट में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि वेदर डेली टू डेली, आर टू आर भी चेंज हो सकता है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एक डू यू नो करके फैक्ट है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली 1 in 2 जितने भी लिखा है पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी, ठीक है। ये आई थिंक करोड़ के ऊपर ही है। इसने क्या बोला कि सिर्फ इतनी ही एनर्जी अर्थ को मिलती है और सोचो उसी से पूरी अर्थ चलती है, ठीक है। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स टेम्परेचर। हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो भी आप फील करते हो कि आज का टेम्परेचर क्या है, कितनी गर्मी है, वो टेम्परेचर किसका टेम्परेचर है, वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। कितना हॉट है टेम्परेचर और कितना कोल्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। यानी डिग्री, इतना हॉट है, इतनी गर्मी है, आज इतना ठंडा है, तो उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो ये टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, ये चेंज होता है सिर्फ डे और नाइट के बीच में नहीं, बट सीजन टू सीजन। जैसे कि रात को ठंडा हो गया, दिन में गर्मी हो गई, और सीजन टू सीजन मतलब गर्मियों में बहुत ठंडा है, गर्मियों में बहुत गर्म है, सर्दियों में बहुत ठंडा है। तो ये टेम्परेचर आपका चेंज होता है डे एंड नाइट में एंड सीजन टू सीजन, ठीक है। समर्स जो होती हैं वो बहुत हॉट होती हैं देन विंटर, यानी समर्स में गर्मी लगती है और विंटर्स में हमें ठंडा लगता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसोलेशन। यानी कि एक चीज़ जो टेम्परेचर को अफेक्ट करती है वो क्या होती है, वो होती है इंसोलेशन। इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन होता क्या है, ये जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है जो भी अर्थ को मिलती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। जैसे जितनी ज़्यादा किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा इंसोलेशन होता है वो बहुत गर्म होता है, और कोई पर्टिकुलर पोर्शन जहाँ पे बिल्कुल इंसोलेशन कम है तो वो क्या होता है,
क्या कहते हैं, कम होता है। जैसे अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है समझाने के लिए, मैं आपको बताती हूँ। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने के लिए, मैं आपको एक समझा देती हूँ। समझ लीजिए एक रफ डायग्राम बना दिया मैंने अर्थ का। अर्थ के बीच में से जाती है इक्वेटर, तो ये जो यहाँ पे पोर्शंस होते हैं ना, अब इसको एक बार मैं दिखाता चाहती हूँ आपको कैसे बोल रही हूँ। जो ये वाले पोर्शंस हैं, ठीक है, ये गर्म होते हैं, लेकिन जब आप इधर से इधर जाते हो, ठीक है, वहाँ पे इंसुलेशन कम हो जाता है। यानी यहाँ पे बहुत धूप पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा इंसुलेशन होता है यहाँ पे इतना धूप नहीं होती, तो ये ठंडे होते हैं ये वाले पोर्शंस, और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है, ये गर्म होता है। तो इसको नॉर्मली एक बार लेती हूँ, ये ऑरेंज वाला रीजन जो है ये क्या है, ये बहुत गर्म है, और जो अगर हम चलें कोने की तरफ एकदम, तो ये क्या है, ये होता है बहुत ही ठंडा, इसको बोलते हैं पोल्स। तो इसलिए इसने बोला कि जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है वो इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, यानी बीच से साइड में जाते हैं, तो ये क्या होता है, कम होता है, यानी ये ठंडा होने लगता है, ठीक है। therefore the temperature decreases in the same manner। आपका जो टेम्परेचर होता है सेम वे में डिक्रीज होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। अब आपको समझ में आया जो पोल्स हैं जहाँ पे पोलर बियर रहते हैं, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो इतने ठंडे क्यों होते हैं, उनमें बर्फ़ क्यों होती है। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू गो। इसने क्या बोला, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई पर चला जाएगा तो कुछ क्रॉप्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ग्रो करना। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग एंड द एसॉल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसने बताई है कि क्या होता है, जो टेम्परेचर सिटीज़ में होता है, शहरों में होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है विलेजेस के कंपैरिजन में। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कॉन्क्रीट मेटल की बिल्डिंग है या फिर रोड पे जो एब्सॉल्ट होता है जिससे बनती हैं रोड्स, वो दिन में बहुत गर्म हो जाती हैं, ठीक है, और यही हीट आपकी रात को रिलीज़ होती है। दिन में तो वो हीट सोख लेती है, बाद में ये हीट निकलती है। इसलिए जो आपकी क्या कहते हैं एरियाज़ हैं, जैसे कि शहरों वाले एरिया हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू विलेज। This heat is released during the night. Also, the crowded high-rise building of the city trap the warm air and thus raises the temperature of the city. एक और रीज़न दे रखा है कि जो ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो बहुत क्राउडेड हैं, जहाँ पे बहुत भीड़ है, वो वार्म एयर को क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, और वो बाद में टेम्परेचर धीरे धीरे रेज होता है सिटीज़ में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर कोई आपको बीच में से देना चाहे कि जो शहर होते हैं वो गर्म क्यों होते हैं और जो विलेज वगैरह होते हैं वो ठंडे क्यों होते हैं, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एयर प्रेशर। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि एयर प्रेशर क्या होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। कि हमारे ऊपर जो एयर है ना वो अपना प्रेशर डालती है, ठीक है, वो ग्रेट फोर्स के साथ हमारी बॉडी पे प्रेशर डालती है। हाउ एवर वी डोंट इवन फील इट, लेकिन हमें फील नहीं होता कि हम पे प्रेशर पड़ रहा है। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन आवर बॉडी एक्सर्ट अ काउंटर प्रेशर। देखो बहुत अच्छी चीज़ इसने लिखी है, इसका रीज़न लिखा है कि अगर एयर हमारी तरफ प्रेशर डाल रही है तो हमारी बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर डाल रही है। काउंटर प्रेशर मतलब वो भी अपोजिट में एक प्रेशर डाल रही है, ठीक है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि एयर प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो एयर का वेट हमारी अर्थ सरफेस पे डालता है। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे आप ऊपर जाना शुरू कर दोगे ये जो प्रेशर है ये धीरे होना कम होना शुरू हो जाएगा, ये प्रेशर कम गिरने लगेगा। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सी लेवल पे, जब हम सी लेवल की बात करें, नीचे की साइड बात करें, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हाइट की तरफ ये डिक्रीज़ होना शुरू कर देता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. अगर हम बात करें एयर प्रेशर का जो इन्फ्लुएंस होता है, देखो horizontally the distribution of air pressure is influenced by temperature, यानी कि कितना असर डालेगा एयर प्रेशर वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर से भी अफेक्ट होता है वो, ठीक है। किसी जगह पे कितना टेम्परेचर है वो बहुत अफेक्ट करता है उस जगह के एयर प्रेशर को, ठीक है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होता है आपका जो ये एयर प्रेशर है वो हवा वहाँ पे हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है। दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। ध्यान से देखो,
कहीं पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमने पढ़ा था कि गर्मी ज़्यादा होती है तो हवा हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है, तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे एयर हीट होके ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ठीक है, लो प्रेशर कहाँ पे होता है, क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर से हम इसको मानते हैं। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, अब जैसे कि हम पहाड़ों पे चले जाएं अगर, ठीक है, वहाँ पे आप देखना, इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, वहाँ पे एयर ठंडी होती है तो ऊपर नहीं जाती, और वो एयर वहाँ पे हैवी होती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया, ये जो हैवी एयर होती है ना, ये सिंक्स मतलब वहीं रहती है और वहाँ पे बहुत प्रेशर डालती है, इसलिए जब भी आप ऊपर जाते हो पहाड़ों की साइड, आप जहाँ पे ठंडा होता है वहाँ पे आपको प्रेशर बहुत फील होता है, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। ठीक है, और वो क्या होता है, क्लियर एंड सनी स्काई से हम उसको एसोसिएट करते हैं। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज, और ये चीज़ और ध्यान में रखने वाली है, जैसे कोई भी चीज़ टेम्परेचर भी हाई टू लो जाता है, तो वैसे ही एयर प्रेशर भी हमेशा क्या होता है, एयर जो मूव करती है वो हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज में मूव करती है। ठीक है, विंड, नाउ स्टार्ट करते हैं विंड से। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, यानी कि जब एयर मूव करती है कहाँ पे, हाई प्रेशर एरिया से, जहाँ पे हाई प्रेशर है और जहाँ पे लो प्रेशर है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब मूव करती है उसको हम बोलते हैं विंड। You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm। उसने क्या बोला, आप विंड देख सकते हैं जब काम करती है, वो क्या करती है, ड्राई लीव्स जो होती है उसको ब्लो कर जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और ट्रीज़ को कई बार उखाड़ देती है। ठीक है, स्टॉर्म के टाइम पे जब आंधी आती है। Sometimes when the wind blows gently you can even see it blowing away smoke or fine dust, यानी कि जब बहुत हल्की हल्की विंड चल रही होती है, जेंटली मतलब बहुत हल्की चल रही होती है, तो आप देख सकते हो कि कैसे वो धुआं लेके जाती है और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स लेके जाती है। At times wind can be strong, so strong that it is difficult to walk against it। ये भी कई बार होता है कि विंड इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके साथ चलना मुश्किल हो जाता है, मतलब उसके, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट अगर आ रही है तो आपको चलने में प्रॉब्लम होती है। You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day, यानी कि ये इजी नहीं होता कि आप एक अम्ब्रेला पकड़ो। कई बार क्या होता है, आप बहुत हवा चल रही है और आप अम्ब्रेला पकड़ने की कोशिश करो तो वो उल्टा हो जाता है या कुछ और हो जाता है जिसकी वजह से आप उसे पकड़ नहीं पाते, तो उसने यही बोला कि कई बार ये मुश्किल होता है। Think of some other examples when strong winds have created problems for you. Winds can be broadly divided into 3 types। उसने क्या बोला, आप 3 एग्जाम्पल्स या कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स सोचिए जिसमें आप पता चले आपको कि विंड ने क्या किया हो, थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम करी हो। ठीक है, नाउ 3 काइंड ऑफ विंड्स हैं। पहले हम देखते हैं परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स, ये नाम है इन विंड्स के। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या बोला है। द ट्रेड विंड्स वेस्ट्रलाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स, दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट। ठीक है, तो इनकी क्या खासियत होती है कि ये परमानेंट होती हैं, ये हमेशा कॉन्स्टेंटली ब्लो करती रहती हैं। ठीक है, मतलब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा मूव करती रहेंगी। तो इसके बारे में बोला है कि ये वाली विंड्स क्या है, पूरे साल हर मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती रहती है। सीजनल विंड्स, दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये जो विंड्स होती हैं ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ठीक है, ये विंड क्या करती हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक सीज़न है तो उसमें दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगी, और अगर पहला सीज़न कोई और है तो उसमें डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगी, जैसे कि मानसून्स में होता है। ठीक है, उसके बाद है लोकल विंड, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। ये बहुत लोकल और बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होती है, मतलब ये किसी एरियाज़ में पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे, यानी कि या तो थोड़े टाइम किसी दिन में किसी थोड़ी देर के लिए या फिर साल में थोड़ी देर के लिए ये ब्लो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें किसकी, अगर मैं बोलूँ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, तो ये हर बार हर टाइम परमानेंट नहीं होती हैं, अकॉर्डिंगली मूव करती हैं ये। ठीक है, तो ये किसी टाइम पे किसी दिन में या किसी साल में कभी थोड़े टाइम के लिए करती हैं। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू, यानी कि जो गरम गरम हवाएं चलती हैं कब, जब गर्मियाँ होती हैं नॉर्थन प्लेन्स में जो चलती हैं उसको हम लू बोलते हैं। ठीक है, इस पास आसपास के एरियाज़ में भी, राजस्थान में भी, इन सब एरियाज़ में बहुत चलती हैं ये।
नाउ साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं। नेचर्स फ्यूरी लिखा है, उड़ीसा लोकेटेड इन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। यानी कि प्रोन जो उड़ीसा है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, वो काफ़ी प्रोन है साइक्लोन से, ठीक है। और वो साइक्लोन कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, बे ऑफ बंगाल से। प्रोन मतलब बार बार वहाँ आने के चांसेस रहते हैं। On 17 to 18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट द स्टेट। यानी 1999 में क्या हुआ था, साइक्लोन आया था जब 5 जगह पे उसने अफेक्ट डाला था। Another super cyclone occurred on the 29th अक्टूबर 1999। अगर एक और बार आया था तो उसने बोला कि तब भी ये 29 अक्टूबर के पास आया था। एक 17 to 18 के पास आया था, एक 29 के पास आया था। That devastated large portions of the state। और उसने क्या किया था, बहुत सारे पोर्शंस ख़राब कर दिए थे, बिल्कुल डैमेज कर दिए थे। The damages caused were mainly due to 3 factors: wind velocity, rain and tidal surge। यानी कि जो भी डैमेज हुआ वो किस वजह से हुआ, विंड वेलोसिटी की वजह से, जिस तरह से विंड आ रही थी जिस स्पीड से, बारिश की वजह से, और टाइडल सर्ज की वजह से, ठीक है। एक साथ जो आपकी वो जो कहते हैं ना, जैसे पूरा का पूरा पानी इकट्ठा होने लग गया, टाइड्स आने लग गई, उसकी वजह से। द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर्स। यानी कि इस घंटे की स्पीड से, इतनी स्पीड से वो विंड आ रही थी और वो 36 आवर्स तक रही थी, ठीक है। दीज हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज एंड डैमेज द कच्चा हाउसेज। इस विंड ने क्या किया था, ट्रीज को उखाड़ दिया था और जो कच्चा हाउस था उनको डैमेज किया था। रूफटॉप ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स एंड अदर हाउसेज वर ऑल्सो ब्लोन अवे। यानी कि कई घर और कई सारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो थी वो भी उसने उखाड़ दी थी। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन स्नैप्ड कम्प्लीटली। यानी कि पावर सप्लाई जो थी, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी या जो फ़ोन की, इन सब की लाइन थी, वो भी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। हैवी रेन्स अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली। 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही थी। ये सब ना इम्पैक्ट होता है, जैसे कोई अगर आपकी नेचुरल डिजास्टर आती है तो उसके इम्पैक्ट्स होते हैं। दीज रेन लेड टू फ्लडिंग ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा। उसकी वजह से क्या हुआ था, जो मेन आपकी रिवर है उड़ीसा, उसमें फ्लड आ गई थी। द साइक्लोनिक विंड्स कॉजेज टाइडल वेव दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर इनलैंड एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में काफ़ी डैमेज हुआ था। द 7 to 10 m हाई टाइडल वेव इंट्रूडेड सडनली एंड कॉज मैसिव डैमेज टू स्टैंडिंग पैडी क्रॉप। वहाँ पे जो पैडी क्रॉप्स थी वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, ठीक है। ये सब बताया है कि साइक्लोन की वजह से क्या क्या हुआ था। उसके बाद है, द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर ऑन 25 अक्टूबर 1999 एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन अ नॉर्थ westward direction. It intensified into a super cyclone and hit the area between Erasima and Balikuda in Orissa on 29th October at 10:30 AM। मतलब उसने बताया कि वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ पे बना था। डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड, वहाँ बना। उसके बाद मूव करते करते 25 पे वो ओरिजिनेट हुआ, लेकिन 25 अक्टूबर को 29 तक आते आते उसने इस पर्टिकुलर एरिया को हिट कर दिया। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ उड़ीसा इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कोटाक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। About 30 million people were affected। 28 कोस्टल टाउन्स मतलब जो एरियाज़, कोस्टल एरियाज़ के पास के एरियाज़ हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको बोला है, ठीक है। और भुवनेश्वर और ऐसी सिटीज़ भी अफेक्ट हुई थी। 13 मिलियन लोग अफेक्ट हुए थे। अ लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक, जितने भी गाय भैंस और ये सब होते हैं, ये मर गए थे। जो पैडी थी, वेजिटेबल थी, फ्रूट्स, वो बहुत डैमेज हुआ था। ड्यू टू सैलिनाइजेशन कॉज्ड बाय टाइडल सर्च लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव टर्न इनफर्टाइल। क्योंकि क्या होता है, जब ये आता है ना साइक्लोन, पानी भी आया तो नमक का पानी बहुत ज़्यादा आया, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका ये लैंड है ना, उस पर नमक जमा हो गया और वो इनफर्टाइल हो गया, मतलब वो प्रोडक्टिव नहीं है, वहाँ उगा नहीं सकते हैं कुछ। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ साल, टीक एंड बैम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपीयर्ड। यानी कि बहुत सारे ट्रीज़ थे, इन सब के साल, टीक, ये सब बैम्बू, ये सब क्या होती है, वुड की वैरायटीज़ इनसे मिलती हैं, ये सब अफेक्ट हुए थे। और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है पारादीप एंड कोणार्क के बीच में, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मतलब इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था इसका, इस पूरे साइक्लोन का, ठीक है। उसके बारे में एक आर्टिकल दिया हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू मॉइस्चर। अब हम पढ़ेंगे मॉइस्चर के बारे में। हमने विंड पढ़ ली, अब मॉइस्चर पढ़ते हैं। When water evaporates from land and different water body, it becomes water vapor। हमें ये तो पता ही है कि वाटर इवेपोरेट होने के बाद क्या बनाता है, वाटर वेपर बनाता है, ठीक है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जब ये वाटर वेपर हवा में होता है, जब मॉइस्चर ये हवा में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ह्यूमिडिटी। When the air is full of water vapor, we call it a humid day। और जब एयर में क्या होता है, आपका वाटर वेपर भरा हुआ होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिड डे बोलते हैं, ठीक है। जो एयर है, when it is full of water vapor, हम
इसको ह्यूमिड डे बोलते हैं। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid. यानी कि जब एयर थोड़ी गर्म होने लगती है तो उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है ना वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो इंक्रीज़ होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड होने लगती है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। उसने क्या बोला कि जब एक ह्यूमिड डे होता है, जिस दिन मतलब कहते हैं ना बहुत चिपचिपापन होता है, गर्मी होती है, उस दिन कपड़े भी बहुत टाइम लगाते हैं ड्राई होने में, और स्वेट जो होता है वो ढंग से हमारी बॉडी से इवेपोरेट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत ही चिपचिपापन और गंदा सा लगता है। ठीक है, उसके बाद है When the water vapor rises, it starts cooling. जब ये वाटर वेपर राइज करता है, ऊपर जाता है, तो ये ठंडा होने लगता है। The water vapor condenses causing formation of droplets of water. फिर धीरे धीरे ये वाटर वेपर क्या होता है, कंडेंस होने लगता है, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने लगते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और जो बादल हैं वो इस वाटर ड्रॉपलेट के मासेज हैं। मतलब क्या होते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठे जब हो जाते हैं तो ये क्लाउड्स बनाते हैं। When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. यानी कि बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि जब ये क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं और ये ऊपर नहीं रह पाते, तो ये क्या करते हैं, आपकी रेन। ठीक है, इट कॉजेज रेन, तब ये रेन करते हैं। नाउ अब इसने क्या बोला, जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव्स अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। जब भी कोई प्लेन्स ऊपर से जा रहे होते हैं तो वो अपने आसपास क्या छोड़ते हैं, ट्रेल, मतलब वाइट कलर का कुछ छोड़ जाते हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस, जो भी उनका मॉइस्चर होता है ना, उनके इंजन से निकलता है, वो कंडेंस होता है और वहीं पे जम जाता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। और हम ये ट्रेल्स जो देखते हैं वाइट वाइट कलर के जैसे भी, वो तब तक देखते हैं जब तक कोई एयर नहीं हो उसको डिस्टर्ब करने के लिए। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि जो पानी के फॉर्म में नीचे आ जाता है, उसको हम रेन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, और जितना भी हमारा ग्राउंड वाटर है वो कहाँ से आता है, वो रेन वाटर से आता है। ठीक है, क्योंकि रेन वाटर नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में और वो फिर क्या बन जाता है, ग्राउंड वाटर। प्लांट हैव प्रिजर्व वाटर, प्लांट हेल्प करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने में। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि अगर बारिश हो रही है और पेड़ वहाँ पर हैं, पौधे वहाँ पर हैं, तो वो जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रूट्स के थ्रू अंडरग्राउंड भेज देते हैं। लेकिन अगर ट्रीज़ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हिल पे जितने भी ट्रीज़ हैं वो कट हो गए हैं, तो रेन वाटर कहाँ चला जाता है, माउंटेन्स पे चला जाता है, और उसकी वजह से क्या होती है, फ्लडिंग होती है लो लाइंग एरियाज़ की, यानी जो नीचे की साइड घर हैं वहाँ चला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। इसके बेसिस पे 3 टाइप के हम रेनफॉल बोलते हैं कि होते हैं, द कन्वेक्शन रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, यानी इस मैकेनिज्म के बेसिस पे 3 टाइप के रेनफॉल उसने बोले, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। नाउ इसके बारे में डिटेल में नहीं लिखा, 4.5 दिखा रखा है आपको, साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, उसने दिखाया वार्म एयर गई, कोल्ड एयर आई, अपने आप ये हुआ। ये है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पे उसने दिखाया कि मॉइस्ट एयर है, नीचे ये हो गया आपका कन्वेक्शन रेनफॉल, वार्म एयर। देखो ये आपको सिर्फ डायग्राम बनाने को आ सकता है, इसके बारे में आपको डिटेल नहीं पूछेंगे कि वो क्या होता है, क्योंकि इतना ही पढ़ना है। डिटेल में आपको बता सकती हूँ, बट अभी के लिए वो सिलेबस से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको फोकस करना है सिर्फ इसके डायग्राम्स पे कि किस तरह आप दिखा सकते हो। ठीक है, नाउ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो रेनफॉल है बहुत ही ज़रूरी है प्लांट्स के सर्वाइव करने के लिए और एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। ये फ्रेश वाटर लाता है अर्थ सरफेस पे। फ्रेश वाटर कौन सा वाटर होता है, जो एक्चुअली पीने के लायक है, ह्यूमन कंजम्पशन के लायक है, वो फ्रेश वाटर कहलाता है। ठीक है, वरना पानी तो बहुत है अर्थ पे, बट वो सलाइन है, उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, वाटर स्कैसिटी एंड ड्रॉट अकर। अगर पानी कम होगा तो क्या होगा, 2 प्रॉब्लम हो सकती है, पानी की कमी, ठीक है, और ड्रॉट, दोनों हो सकता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर, फ्लड टेक प्लेस। और बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये था चैप्टर 4 ज्योग्राफी, 7th ज्योग्राफी का एयर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको 7th क्लास के और चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में, जहाँ पे आपको ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स और साइंस के सारे चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं, वरना मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में 7th ज्योग्राफी और साइंस 7 साइंस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।